हेलो फ्रेंड्स, दीपक भारद्वाज क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की ये हमारी छठी श्रृंखला है, मतलब ये छठा वीडियो हमने बनाया है। इससे पहले 5 वीडियो बनाए हुए हैं, जो 5 वीडियो वो संवैधानिक विकास को लेकर बनाए हुए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखना। इस लेक्चर के अंदर हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मौलिक अधिकारों से बात करने से पहले हम बात करते हैं कि कुछ टॉपिक्स की, जैसे कि एक तो मानव अधिकार है। जैसे अधिकार के अंदर हम मानव अधिकार और मौलिक अधिकार की भी हम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जो मौलिक अधिकार होते हैं भाग 3 के अंदर होते हैं, 12 से 35 होते हैं। आप सबको पता है, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं मानव अधिकारों के बारे में। मानव अधिकार क्या होते हैं? जैसे ही कोई बच्चा इस धरती के ऊपर अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसको जो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वो होते हैं मानव अधिकार। और मानव जो अधिकार होते हैं, उनके ऊपर देश की कोई भी सीमा नहीं लगती है। अर्थात यदि कोई उगांडा का है, यदि कोई भारत का है, यदि कोई यूएसए का है, रूस का है, तो इन सब के ऊपर क्या होता है कि जो मानव अधिकार है, वो समान रूप से कार्य करते हैं। अर्थात ये कि मानव जो अधिकार है, उनके ऊपर किसी देश की सीमा कोई भी निर्धारण नहीं करती। यदि ये देश की कोई सीमा है, इधर कोई मानव रहता है, यदि ये मानव यहाँ से उठकर यहाँ चला जाए, तो इसको जो अधिकार यहाँ पे मिल रहे थे मानव अधिकार के रूप में, वही सेम अधिकार उसको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अर्थात जो मानव अधिकार है, उसके ऊपर देश की सीमा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, जिसको हम मूल अधिकार भी बोलते हैं, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी बोल देते हैं इनको। इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। मौलिक अधिकार जो है, वो हमारे भाग 3 के अंदर दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसका? भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है, वो किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है, वो भाग 3 को कहते हैं। अब भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जो भारत का संविधान है, तो हम आज से 800 लगभग 800 साल पहले जाते हैं। 800 साल पहले क्या हुआ था कि 1200 ईस्वी के लगभग 1200 ईस्वी के लगभग जो ब्रिटेन का महाराजा था, उसने अपनी जनता को, अर्थात अपने देशवासियों को कुछ अधिकार प्रदान किए थे। और वो अधिकार प्रदान करने के लिए वो एक प्रपत्र जारी करता है। क्या करता है? एक प्रपत्र जारी करता है वो एक प्रपत्र जारी करता है, और जो वो प्रपत्र जारी करता है, उस प्रपत्र का जो नाम होता है, वो मैग्ना कार्टा होता है। उसने एक ऐसा प्रपत्र जारी किया, और इस प्रपत्र का उसने नाम रखा मैग्ना कार्टा। और इस प्रपत्र के अंदर उसने कुछ अधिकार लिखे, जो कि ब्रिटेन की जनता के को अधिकार प्रदान किए गए थे, इसलिए उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। लेकिन भारत का जो भाग है थर्ड, उसके अंदर हमारे भारत के देशवासियों को, हमारे नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, जो कि इनसे संगत थे, इसलिए हमारे भारत के संविधान का जो भाग 3 है, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े मौलिक अधिकारों के ऊपर, कि जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 के अंदर है। जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 के अंदर है। भाग 3 के अंदर है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ये है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक है, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की जो मूलभूत बातें हैं वो हमने चर्चा कर ली, और जो मानव अधिकार है उसके बारे में चर्चा कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने थोड़ा-सा 12 और 13 अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो समानता का अधिकार सबसे पहले स्टार्ट होता है, समानता का अधिकार वो 14 से स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा। किस चीज़ की परिभाषा है अनुच्छेद 12 के अंदर? राज्यों की परिभाषा है। अब क्या परिभाषा है राज्यों की? तो राज्यों की परिभाषा देते हुए इस अनुच्छेद में ये कहा हुआ है कि यदि कोई भी सरकारी राज्य के अंतर्गत, यदि राज्य के द्वारा क्रिएट की गई यदि कोई भी सरकारी योजना है, या फिर कोई सरकारी बॉडी है, कोई सरकारी निकाय है, या फिर कोई ऐसी प्राइवेट बॉडी या निकाय है जो कि क्या कर रही है, राज्य के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से पोषित है, तो वो जो सरकारी बॉडी होगी या फिर प्राइवेट जो बॉडी होगी, वो दोनों बॉडी राज्य के अंतर्गत आएगी। राज्य का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि राजस्थान बोल दिया, यूपी बोल दिया, महाराष्ट्र बोल दिया, तेलंगाना बोल दिया, ऐसे नहीं। ये तो राज्य हैं ही, और इनके अंदर जो बॉडी बनी, जैसे कि राज्य के अंदर कोई लोक नियोजन कार्य है, ठीक है, कोई संस्था है जो कि नौकरी देने का काम करती है, या फिर कोई और संस्था है जो कि कोई और टाइप का काम करती है, जैसे कि बीसीसीआई है। इन
बीसीसीआई जो निकाय है, ये एक निकाय है जो कि एक प्राइवेट बॉडी है, जो कि सरकार से, जो राज्य सरकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पोषित है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये बीसीसीआई है, यह भी एक प्रकार का राज्य हुआ। ठीक है, यह भी एक प्रकार का राज्य हुआ। तो अनुच्छेद 12 के अंदर इस प्रकार से राज्यों की परिभाषा की गई हुई है कि जो कोई भी बॉडी या निकाय है जो कि या तो सरकार की खुद की हो, या फिर यदि वो प्राइवेट हो तथा वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से राज्य के द्वारा पोषित हो, तो वह जो बॉडी या निकाय होगा वो क्या कहलाएगा? वो राज्य कहलाएगा। ठीक है, ये तो राज्य की परिभाषा होगी। अब अनुच्छेद 12 हो गया। अब अनुच्छेद 13 के बारे में बात करते हैं। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम विस्तार से समझते हैं कि जो मूल अधिकार है उसका अंदर जो ये 13वां अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद एक्चुअल में कह क्या रहा है? अनुच्छेद 13 को अपन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मान सकते हैं भारतीय संविधान का। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पुनरावलोकन की शक्तियां होती है, सुप्रीम कोर्ट को जो पुनरावलोकन की जो शक्तियां दी जाती है, वो इसी आर्टिकल के द्वारा दी जाती है। अब सर ये पुनरावलोकन क्या होता है? तो समझना, जो पुनरावलोकन है इसका अर्थ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई न्याय सुनाया, कोई भी जो टॉपिक था, कोई भी जो केस गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई न्याय दिया, ठीक है, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया या जो भी उसने विगति बताई, वो विगति वो आने वाले जो कोई भी केस होगा उसके अंदर उसको यूज ले सकती है। इसको बोलते हैं अपन न्याय पुनरावलोकन की जो क्षमता होती है वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? विधि की परिभाषा दी हुई है। विधि की परिभाषा कैसे? कि सर विधि होती क्या है? विधि होती है जैसे कोई भी कानून बना, संसद के अंदर कोई भी कानून बनता है तो वो विधि होती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी आदेश दिया गया है, तो जो मतलब कोई भी ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया है, वो भी एक विधि के अंतर्गत आएगा। हमारे राज्य की जो विधानमंडल है, हमारे राज्य की विधानमंडल ने यदि कोई कानून बनाया है, तो वो जो कानून है वो भी एक तरह की विधि है। इसका मतलब ये सारी विधियां होगी। ये तो हो गई विधि की परिभाषा। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर अलग पॉइंट की। कैसे अलग पॉइंट की बात करते हैं? अब हम बात करते हैं अलग पॉइंट की। कैसे? कि जो ये विधि है, ये विधि दो टाइप की हो सकती है। पहली विधि ये हो सकती है प्री कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ, उससे पहले जो विधियां चल रही थी वो तो होगी प्री कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी हम मान सकते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जब हमारी विधि लग चुकी थी, अर्थात हमारा संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, इस 26 जनवरी 1950 से पहले जो हमारे अंदर पहले से जो ऐसे कोई जो विधियाँ हैं, जो धाराएँ हैं, जो पहले से लागू और अभी तक वो लागू हैं, एक तो वो विधियाँ होगी। दूसरी कौन-सी विधियाँ? 26 जनवरी 1950 के बाद जो विधियाँ लागू हुई, वो विधियाँ। इन दोनों विधियों के ऊपर न्यायालय क्या कर सकता है? उसको संगत या असंगत ठहरा सकता है। अब संगत या असंगत कैसे सर? संगत या असंगत का अर्थ है कि यदि मान लो जो संसद ने क्या किया, कोई विधि निकाली, अर्थात कोई संविधान संशोधन किया। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ तो न्यायालय न्यायालय के अंदर जो जज की नियुक्ति होती है, न्यायालय के अंदर जो जज की नियुक्ति होती है, वो पहले एक विधि से होती थी। ठीक है? उसकी विधि सरकार ने, उसके बारे में हम बाद में चलेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप ये ऊपर-ऊपर से समझ लो कि जो न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था भारत का, या फिर कोई भी न्यायालय है भारत के, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन सारे कोर्टों के अंदर जो जजेस की नियुक्ति होती थी, वो पहले किसी मान लो ए विधि से हो रही थी। उसके बाद क्या किया सरकार ने, एक दूसरी विधि निकाल दी बी। लेकिन ये जो विधि थी, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको न्याय संगत नहीं बताया। उसने कहा कि ये असंवैधानिक है, और ये जो उसने विधि निकाली थी, इसको वापस से उसने कैंसिल कर दिया और ये वापस लग गई। इसको बोलते हैं कैलोजियम। और कैलोजियम विधि के द्वारा भारत के अंदर जो न्यायालय, उच्च न्यायालय है, उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो संसद क्या कर सकते हैं? जैसे कि उसने कोई विधि निकाली, कोई भी कानून निकाला, तो उस विधि या कानून को न्यायालय क्या कर सकता है? संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये जो हमारे संविधान के द्वारा न्यायालय को शक्तियां दी गई है, ये अनुच्छेद 13 के द्वारा दी गई है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा दी गई? अनुच्छेद 13 के द्वारा दी गई। तो अनुच्छेद 13 हो गया। आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 13 की इंपॉर्टेंट बात है। पहली इंपॉर्टेंट बात है तो ये होगी कि जो न्यायालय है वो पुनरावलोकन की शक्ति रखता है। ये बात किसके अंदर कही गई है? अनुच्छेद 13 के अंदर कही गई। विधि विधि की जो परिभाषा है कि विधि होगी क्या, कानून क्या होगा, इसकी जो परिभाषा है वो भी अनुच्छेद 13 के अंदर लिखी हुई है।
तीसरा पॉइंट ये कि यदि कोई संसद या फिर कोई भी विधानमंडल कोई भी कानून बनाता है तो उस कानून को न्यायालय क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय को क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है, अर्थात उसे असंवैधानिक यदि है तो वो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये बात हो गई अपने आगे की। अब हम बात करते हैं समानता के अधिकार की। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। ये समानता के अधिकार है जो कि क्या, अनुच्छेद 14 से लेकर अगर अनुच्छेद 18 तक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है आपके कि कितने अनुच्छेद हैं जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो कितने अनुच्छेद है, 5 अनुच्छेद है, याद रखना आप, ठीक है। 14 से लगा के 18 तक 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि समानता के अधिकार को बताता है। अब हम एक एक करके अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हम अनुच्छेद बात करते हैं, अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ गया होगा कि सर क्या बात कर रहे हो। अनुच्छेद 14 तो हमें पता है, विधि के समक्ष समानता। सही बात है आपकी, विधि के समक्ष समानता जो है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। लेकिन हम इसे थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो विधि के समक्ष समानता, तो सबसे पहला पॉइंट ये कि विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो गई। तो इसकी परिभाषा ये हो गई कि हम किसी भी नागरिक के साथ, भारत के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर किसी भी तरह का आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, या फिर आप क्या नहीं कर सकते, उसके अंदर असमानता नहीं कर सकते, अर्थात आप भेदभाव नहीं कर सकते। अर्थात आप किसी भारत के नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी की आधार पर, किसी भी आधार पर भारत के निवासी का किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब विधि उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये होगी विधि की समानता की परिभाषा, पहला क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि जो ये विधि की समानता है ये हमने कहाँ से ली हुई है। तो ये विधि की समानता जो हमने आर्टिकल 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत डाला गया है, ये विधि की समानता हमने इंग्लैंड के द्वारा ली गई, इंग्लैंड से ली गई है। लेकिन ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझना कि जो विधि की समानता है, ये विधि की समानता एक नकारात्मक है, ये नकारात्मक। पहली बात तो ये आप ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार है, वो पूरे जो मौलिक अधिकार है वो हमारी विधि के या फिर आप संविधान के मान लो नकारात्मक है, वो अपोज करते हैं वो हर चीज़ का। जैसे जैसे कि आप कुछ, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि आप ये समझना, जैसे कि पहला पॉइंट ये हो गया कि जैसे राज्य है वो किसी भी तरीके से बाल श्रम नहीं करवाएगी, बाल श्रम नहीं करवाएगी। यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, बाल श्रम नहीं करवाएगी। दूसरा लाइन सुनो, राज्य सरकार किसी भी तरीके से किसी के साथ भी अपरिशुद्धता का पालन नहीं करेगी, मतलब छुआछूत निभाएगी, अपरिशुद्धता नहीं करेगी। और यहाँ पे नहीं आ गया, इसका मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार है वो अपोजिट है हमारे संविधान से। मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमें राज्य या फिर कह दो कि सरकार है उसके द्वारा हमारी प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। कौन, मौलिक अधिकार हमारी प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, किससे, राज्य से। कुछ हद में करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते, वो अपन सारी बातें देख लेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 के अंदर हमने एक पॉइंट ये देख ली कि विधि के समक्ष जो समानता है ये हमने इंग्लैंड से लिया है। विधि के समक्ष जो समानता है ये हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है, हमारा अधिकार है ये विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से लिया हुआ है। और ये नकारात्मक, अब नकारात्मक कैसे वो मैंने बता दिया आपका, नकारात्मक कैसे है ये। अब ये नकारात्मक कैसे, मौलिक अधिकार नकारात्मक कैसे, वो अपने बात कर ली। ठीक है, अब ये जो विधि के समक्ष समानता है ये नकारात्मक क्यों, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सुनना, दो व्यक्ति है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये ए है, ये बी है। जो ए है वो दिव्यांग है, उसके दोनों पैर नहीं है, ठीक है। बी है, उसका वो पूरी तरह से स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है, उसका सर भी नहीं दुख है ना, माथा नहीं दुख है, वो एकदम स्वस्थ इंसान है वो। ये दिव्यांग है, ये एकदम स्वस्थ इंसान है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि एक ये परियोजना है, यहाँ पे कुछ है, ठीक है, यहाँ पे मान लो खेती बाड़ी का है। अब ये सरकार के पास जाते हैं दोनों, सरकार को जाके कहते हैं कि हमें आप रोजगार दो, ये दो वो दो, ठीक है, हमें रोजगार दो, रोजगार की व्यवस्था करो हमारे लिए। तो वो पूछते हैं कि आपके पास खेत है। तो ये दोनों कहते हैं सर हमारे पास बहुत सारा खेत पड़ा है। फिर कहते हैं कि आप क्या पढ़े लिखे हो। तो दोनों कहते हैं नहीं सर हम पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, तो आप, तो फिर उनको दो ऑप्शन देते हैं कि चलो ठीक है, आप क्या करो कि आप अपने अपने खेत में जाओ और खेती करो, अनाज उगाओ, उसको बेचो और अपना लालन पालन करो। ठीक है, अब लेकिन जो ये स्वस्थ व्यक्ति है जिसको भगवान ने पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शक्ति प्रदान की है, ये व्यक्ति खेत में जाकर अपना भरण पोषण कर सकता है। लेकिन जो ये दिव्यांग है, क्या ये दिव्यांग कर सकता है क्या अपना भरण पोषण खेत में जाकर?
नहीं कर सकता। यदि वे करने की भी कोशिश करे तो ये उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा या उतने आराम पूर्वक नहीं कर पाएगा जितने आराम पूर्वक ये स्वस्थ व्यक्ति कर रहा है। इसका अर्थ क्या है कि विधि की जो ये समक समानता है ये एक नकारात्मक, अर्थात हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ, मतलब हम सभी व्यक्तियों के साथ समान रूप से प्रदर्शन विधि नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 14 के अंदर एक और अधिनियम जोड़ा। उसके अंदर में लिखा विधियों का समान रूप से संरक्षण होना चाहिए। अब विधियों का जो है वो समान रूप से संरक्षण होना चाहिए प्रत्येक वर्ग के अंदर। मतलब प्रत्येक वर्ग के अंदर यदि हमने विधियां लगाई है तो उन विधियों का समान रूप से संरक्षण होना चाहिए। और इसी नियम के आधार पर हम क्या करेंगे, जो बाल श्रम के अंतर्गत जो हम विधि लगाते हैं, महिलाओं के लिए हमने अलग से विधियां लगा रखी है, बच्चों के लिए हमने अलग से विधियां लगा रखी है, एससी एसटी जो ये कैटेगरी है उनके अंदर हमने आरक्षण वाली विधियां लगा रखी है। जो ये ओबीसी वाला है इसके अंदर आरक्षण लगा रखा है। अभी जो ईडब्ल्यूएस वगैरह आया है उसके अंदर हमने आरक्षण लगाए। तो ये सारी जो विधियां हैं ये विधि के समान संरक्षण के ऊपर आधारित है। तो ये हमने कहाँ से लिए, ये हमने यूएसए के अंदर से लिया गया है। ये कहाँ से लिया हुआ, यूएसए के अंदर लिया। तो ये था अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 15 में सबसे पहले तो आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो हमें आता है। इसके अंदर क्या है, जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का किसी भी प्रकार का किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सही बात है आपकी, ये एकदम बिल्कुल सही है, ये अनुच्छेद 15 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो अनुच्छेद 15 है उन वो कौन सी, वो कितनी कैटेगरी है और कितनी कैटेगरी है और कौन कौन सी कैटेगरी है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते या फिर उनको समानता दी गई है। तो पहली कैटेगरी आती है जाति। मतलब हम जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति हो गई, मूल वंश हो गया, लिंग हो गया, जन्म हो गया और धर्म, अर्थात जाति धर्म लिंग वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 15 के अंदर लाइन लिखी हुई है। ठीक है। सेकंड लाइन उसके अंदर क्या लिखी हुई है, सेकंड लाइन ये लिखी हुई है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान बोले तो सार्वजनिक स्थान जो कि सरकार के अंतर्गत आते हैं, जिनके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, तो उन सार्वजनिक स्थानों पर हम किसी को जाने आने से नहीं रोक सकते, पाबंदी नहीं लगा सकते। वहाँ पर किसी को भी जाने का अधिकार है। उसके अंदर हम जाति मूल वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये हो गया अनुच्छेद 15 का भाग 2। अब हम अनुच्छेद 15 के भाग 3 के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, महिला और बच्चों को यहाँ पर विशेष प्रावधान दिया गया है इस अनुच्छेद के द्वारा कि हम उनके लिए कोई अलग संविधान बना सकते हैं, सॉरी संविधान क्या, उनके लिए कोई विधि बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम उनको कुछ विशेष प्रावधान देकर उनकी सहायता वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो बात है वो आर्टिकल 15 के भाग 3 के अंदर लिखी हुई। चलो यहाँ तक तो अच्छी बात है। अब हम थोड़े से आर्टिकल 15(4) की बात करने के लिए थोड़े से पीछे जाते हैं, कुछ साल पीछे जाते हैं, कुछ साल क्या थोड़ा ज़्यादा पीछे जाते हैं। 1950 की हम बात करते हैं। 1950 कब, 1950 जब देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। पूर्णतः लागू हो गया था। ध्यान, वर्ड पे ध्यान देना, पूर्णतः लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यदि आपको ये क्वेश्चन पूछे कोई कि 26 जनवरी 1950 से पहले क्या संविधान लागू नहीं हुआ था? हुआ था ना। लेकिन कुछ कुछ पार्ट उसके लागू हुए थे जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप, अर्थात काफ़ी जो हमारा अधिकांश जो संविधान है वो 26 नवंबर को लागू हो गया था और बाकी जो है कंप्लीट जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। लेकिन कंप्लीट संविधान 1950 को लागू हुआ 26 जनवरी, इसलिए हम 26 जनवरी 1950 के हिसाब से मानते हैं। और 26 जनवरी को हम अपना जो दिवस बनाते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से पहले जो ये अभी तमिलनाडु है ये पहले नहीं था, इसकी जगह क्या था, मद्रास था, मद्रास। ठीक है। अब मद्रास में हमारा जो संविधान लागू हो चुका था, लेकिन यहाँ पर एक सांप्रदायिकता चल रही थी। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता मैंने अपने पिछले वीडियो में समझा रखा है, आप आराम से देखना सांप्रदायिकता क्या होती है। तो सांप्रदायिकता के ऊपर आधार पर यहाँ पे क्या हो रही थी, शिक्षण वेदियाँ चल रही थी। ठीक है। शिक्षण जो संस्थाएं हैं उनके अंदर सांप्रदायिकता चल रही थी। कैसे कि ये कोई पर्टिकुलर संस्थान है,
इस संस्थान के अंदर ये पर्टिकुलर कोई जाति है, उसी जाति का एडमिशन ले सकता है। ठीक है, ये कोई संस्थान है, इस संस्थान के अंदर कोई पर्टिकुलर वंश का या पर्टिकुलर स्थान विशेष का जो व्यक्ति होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, वो ही इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ये सब प्रावधान था कहाँ पर? मद्रास के अंदर। कब? जब हमारा देश लागू हुआ था उसी समय 1950 के लगभग। जो अभी वर्तमान में तमिलनाडु वगैरह निकल गया, पहले तमिलनाडु नहीं थे, तो ये मद्रास था। तो मद्रास के अंदर ये सांप्रदायिकता लगी हुई थी। ठीक। फिर एक स्टूडेंट थी, फीमेल स्टूडेंट, लड़की थी, उसका एडमिशन नहीं हो रहा था, तो उसने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अर्जी दर्ज करा दी। ठीक है, अपनी पिटीशन लगा दी। और पिटीशन लगाने के बाद प्रथम संशोधन हुआ भारत के संविधान के अंदर, वो हुआ 1951 के अंदर। और वो संशोधन करके भारत के संविधान के मूल अधिकार है उसके अंदर 15 अनुच्छेद के अंदर भाग 4 जोड़ा गया, है ना। 15 का है, उसका भाग 4 जोड़ा, 15(4). अब इसके अंदर क्या लिखा उन्होंने? इसके अंदर लिखा कि राज्य जो है वो सामाजिक रूप से, यदि कोई सामाजिक रूप से पिछड़ित है, यदि कोई शिक्षा के संबंधित जो है वो पिछड़ित है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जो जनजाति है, इनके ऊपर यदि कोई राज्य चाहे तो वो क्या कर सकता है? आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। दोबारा सुनना, राज्य जो है वो सामाजिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं, अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए शिक्षण संस्थाओं के अंदर आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये बात उन्होंने फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारत का जो मौलिक अधिकार है उनके अंदर 15 आर्टिकल के अंदर एक 4 पैरा जोड़ा गया था, उसके अंदर ये लिखा है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं एक और 15(5) की। इसके अंदर क्या हुआ था? 2006 के अंदर एम्स के अंदर एक आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन क्यों हुआ था? थोड़ा पीछे जाते हैं कि जब हमारा संविधान बना था, तो संविधान बनना था, उस समय क्या हो रहा था? उस समय ये किया कि जो उच्च शिक्षण संस्थाएं होती है, जो उच्च, उनके अंदर जो आरक्षण है उसका प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, तो एम्स के अंदर क्या हुआ कि आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में कहा गया कि हमें उच्च जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके अंदर भी अधिकार चाहिए आरक्षण का। तो फिर क्या हुआ, 1906 के अंदर पिटीशन दायर हो गई, और पिटीशन दायर के बाद 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2006 के अंदर। और उसके अंदर ये 15(5) पैरा जो पैरा है वो जोड़कर इसके अंदर उच्च शिक्षण जो संस्थाएं हैं उनके अंदर आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, उच्च शिक्षण जो संस्था है इनके अंदर आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। तो हमने आज एक तो अनुच्छेद 12 पढ़ा था जिसके अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 13 पढ़ा था जिसके अंदर एक तो विधि के बारे में बताया गया है, विधि की परिभाषा बताई गई है, और जो संविधान लागू होने से पूर्व जो विधि है और संविधान लागू होने के बाद जो विधि है, उन विधियों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, उसको संविधान के तरीके से असंगत या संगत घोषित कर सकता है, ये उसको अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, जिसके अंदर 2 प्रावधान किए गए थे। पहला प्रावधान के अंदर जो संविधान है उसके अंदर ये अधिकार दिया गया है कि आपको विधि के समक्ष आपको समानता दी जाएगी, और दूसरे के अंदर ये कहा गया है कि जो विधियों का है वो समान रूप से संरक्षण करना चाहिए। ये एक सकारात्मक भेदभाव है, और ऊपर था वो एक नकारात्मक भेदभाव है। अनुच्छेद 15 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 15 के अंदर जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, और जो भी सार्वजनिक स्थान है उन सार्वजनिक स्थानों पर हम किसी को जाने से नहीं रोक सकते। हम उनके अंदर इस तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते कि वो किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान उनका दूसरा है तो वो इस पर्टिकुलर सार्वजनिक स्थान पर नहीं आ सकता। जो 15 का 3 है उसके अंदर महिला, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि हम उनके लिए एक अलग से विधि या कानून बना सकते हैं। 15(4) के अंदर जो राज्य है वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक दृष्टि से अनुसूचित जाति, जनजाति, जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है शिक्षण व्यवस्था के अंदर। 15(5) के अंदर ये कहा गया है कि जो मूल संविधान है उसके अंदर हमने उच्च जो संस्थान है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था, लेकिन 93 के संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2006 के अंदर हुआ था, उसके अंदर जो उच्च संस्थाएं जितनी भी है उनके अंदर 15(5) पैरा जोड़ के संविधान के अंदर और उच्च संस्थाओं के अंदर जो आरक्षण है उसका प्रावधान कर दिया गया था। तो ये अपने आज समानता का अधिकार पढ़ा है। बाकी जो हम चीज़ें हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालता हूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू। आराम से पढ़ते रहना। थैंक यू फ्रेंड्स।